नमस्ते। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। न्यूज़हॉलिक मंजरी में आपका स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप भाव तुलसीकर जी को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी बहुत अच्छी तरीके से बंगाल इलेक्शन हमको समझाया। फेज 2 की वोटिंग में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम भाव से जानते हैं। जी भाव, स्वागत है आपका। बोलूं मैं? जी। तो दूसरे में वही होना था। पहले में मैंने कहा था कि पहले में जो हुआ वो उसमें एक ज्वालामुखी फटा और ज्वालामुखी फटने के बाद सुनामी आती है। तो जो दूसरे में हुआ वो होना ही था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। एक लोग समझ नहीं पा रहे कि पहली बार लोग बिना डर के वोटिंग के लिए आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। सुबह एक एक घंटा पहले लोग, महिलाएं भी निकल कर लाई, हम वीडियो देखते हैं तो लोग लाइन में महिलाएं जो लगी है वो देख के लगता है कि पहली बार कहीं भी वायलेंस का मामला नहीं, कहीं भी रीपोलिंग नहीं है। इससे और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? तो ये होता है। और ये क्यों हुआ, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल आसान है, वो समझना जरूरी होता है। इतनी पहली बात ये हो गई, जो एनालिसिस करते हैं या ओपिनियन पोल निकालते हैं, एग्जिट पोल करते हैं, वो भौचक के रह गए कि ये कम होना चाहिए था, इतना बड़ा क्यों? अगर 12% वगैरह इतने वोटर काटे, 91 लाख लोगों को काटा है, ये है वो है, तो वोटिंग बढ़ा कैसे? तो बात साफ है, जो थे ही नहीं, आते ही नहीं थे, उनके नाम काटे गए। जो बाकी बचे वो निकल कर बाहर आए। अब निकल कर बाहर आए तो बिना डर के आए, इसका मतलब आप समझो, आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, जो बीच की छुट्टी होती है 2 घंटे के बाद, तो उसके पहले 15 मिनट 10 मिनट वहां रुको, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। लेकिन जैसे ही पीरियड खत्म होने की घंटी बजती है तो इतना बवाल शुरू हो जाता है। हर स्कूल क्लासरूम में हर बच्चा बोलने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो वो जो होता है कि दबाव खत्म, बच्चे उठकर दौड़ने लगते, ये करने लगते, वो करने लगते, चिल्लाने लगते। वोटिंग दूसरी बार हुआ वो वैसे हुआ है कि अगर पहली फेज में इतने आराम से और इतनी भयंकर संख्या में वोट हो रहा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वीडियो में देख रहे थे लोग कि सेंट्रल फोर्सेस कैसे कंट्रोल कर रहे। दूसरे फेज में और एक बात देखने को मिली, बहुत जगह पुलिस, बंगाली पुलिस भी खुद की जिम्मेदारी उठाने लगी थी। और कल का एक रात का मैंने वीडियो देखा है कि एग्जिट पोल आने के बाद तो दिल्ली पुलिस भी गुंडागर्दी करने वालों को पीटने लगी। यानी उनको पता चला है कि अपना सुरक्षा कवच गया है, अब दीदी गई है, अब करना है तो काम करके दिखाना है, नहीं तो उठा के फेंक देंगे कहीं। तो ये फर्क होता है। और इसलिए दूसरी फेज का जो चुनाव है या वोटिंग है, वो उतनी ही हो गई। उसका कारण लोग डरे नहीं है। लोगों ने पहली बार, बहुत सारे लोग बोलते भी थे पहली बार हम वोट कर रहे हैं, यानी इनको वोट करने ही दिया नहीं जाता था। तो मैं और एक बात इसमें बताता हूं कि एक तो मरे हुए लोग थे जो जगह छोड़कर गए थे, जिनका नाम था लेकिन वो वोट करने कभी आ ही नहीं सकते थे। ऐसे लोगों का छापा वोट बोलते हैं बंगाली में। वो जाकर बोगस गुंडे जो है वो करते थे। यानी बंगाल गवर्नमेंट का ही कर्मचारी चुनाव अधिकारी होता था, बंगाल पुलिस ही सुरक्षा करती थी, और जो इसका तृणमूल का गुंडा वगैरह होता था वो ठपाठप कर लेता। और भाई कोई आया तो अरे जाओ तुम्हारा वोटिंग हो गया, निकल जाओ। ये जो चलता था वो बंद हो गया। तो ऐसे 12% के आसपास जो नाम डिलीट हो गए, और 12% के आसपास 10% के आसपास जो लोग डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे या उनको बाहर निकलने नहीं दिया था, ऐसे कम से कम 20-25% वोटर है जो आज तक एक्चुअली उनका वोटिंग नहीं होता था। तो जो 70-75-80% होता था, तो उसका कारण वो था। अब ये जो दबाए गए, डराए गए, वो भी बाहर निकले,
और इनका तो हुआ नहीं। तो इसका कारण एक्चुअल जो वोटिंग है वो हुआ है, एक्चुअल वोटिंग हुआ है। और इसलिए आज तक के तरीके से और आज तक के निष्कर्ष पर जो चलते थे, ऐसे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल वाले जो है वो गड़बड़ा गए, विचलित हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आधार कैसे ले ले। आप जब कोई कुछ भी काम करते हो तो भाई कौन सी क्लास में हो, चौथी क्लास में हो तो तीसरी से पास होकर आते हो ना। पूरी कक्षा जो होती है वो आपका बेस होता है, दूसरी से निकालकर तीसरी में आते। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा बेस पकड़े। लास्ट चुनाव का बेस पकड़े तो भी गड़बड़ है, एसआर में कटे तो कौन कटे पता नहीं। तो ये सब इनके लिए गड़बड़ हो गई है। लेकिन अगर आप, मैं जिस ढंग से चुनाव को देखता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं साइको पॉलिटिकली देखता हूं। वोटर जो है वो वोटर क्या बोल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये देखने की कोशिश करो। एक आपको बता दूं कि एक मैंने वीडियो देखा, एक ऐसी मिडिल क्लास की महिला है, वेल टू डू फैमिली की लगती है, तो वो राजीव रंजन उसको जाके पूछता है, वोट दिया? हाँ हाँ बहुत अच्छा दिया है, जय श्री राम। किसी ने कुछ पूछा नहीं बोलते। तो बोले आप गुस्सा क्यों हो गए? तो बोले क्या मेरा गला दबा कर अल्लाह अकबर बोलने बोला हो गया मुझसे? तो ये जो गुस्सा है, मैंने लास्ट आपके वीडियो में भी शायद बोला था कि कुकर की सिट्टी बजती है तो अंदर की भाप निकल आती है। अगर वो नहीं निकल रही है, सिट्टी बज नहीं रही है, तो कुकर फटेगा। तो पहली प्रिकॉशन क्या है कि नीचे की गैस बंद करो, नई भाप बननी नहीं चाहिए। ममता ने वो गलती की। मैं मानता हूं कि ममता की सबसे बड़ी अगर पॉलिटिकल गलती क्या है तो उसने ये नहीं सोचा कि अगर और दबाएंगे तो फटेंगे। और इनको आज डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमित शाह या चुनाव आयोग जो भी कोई है, उन्होंने इनके लिए सुरक्षा की कड़े बंदोबस्त किए हैं, तो ये डरेंगे नहीं। तो फटने का पहला चांस वो है, तो वही आपको सावधान होना पड़ता है। लेकिन उन्होंने नहीं किया और उसका परिणाम हमने देखा। कई कई जगह तो सेंट्रल फोर्सेस ने इनको पीटा है जाके। वो अजय पाल शर्मा आ गया, वो तो इनके कैंडिडेट को दरवाजे पर जाकर, वो छुपा कर बैठा था कहीं, उसको दरवाजे पर जाकर उसके फैमिली वालों को बोला, सुन रहे हो तो उसको समझाओ, वरना जो कुछ करना है मैं कर दूंगा। तो यहां तक जब मैं आपको एक बड़ी बात बोल दूं, मुंबई में एक वर्धा दादा नाम का माफिया था, वरदराजन करके, माटुंगा इलाके में था। उसकी दादागिरी, धारावी वगैरह इलाके में उसकी दादागिरी चलती थी, जिस पर वो कमला हसन ने नायक फिल्म बनाई थी। उसका वो एक्चुअली वरदराजन था। माटुंगा रेलवे स्टेशन के बाहर उसका बड़ा गणपति का पंडाल वगैरह लगता था, तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेन करने की हिम्मत तक नहीं करता था। तो हमारे यहां भी एक आईपीएस अफसर थे, यादवराव पवार, वो बड़े एकदम दबंग थे। तो जब उस जोन का उनको डीसीपी बनाया गया, तो उन्होंने वहां के सब 2-3 पुलिस थाने थे, उनके इंचार्ज को बुला के समझाया कि देखो, अगर वरदराजन के खिलाफ कोई छोटी सी भी कंप्लेंट लेकर आए तो वो लिखने से या उसको भगाने से पहले मुझे इनको कॉल करो। और एक महिला कोई आई थी, कोई छोटा सा दुकान चलाने वाली, तो वो पहुंच गए रात को, बोले इसके एफआईआर लिख के ले लो, उसका एफआईआर लिख के ले लो और जाके वर्धन राधा को उठा के लाओ। और दूसरी बात, उसको उठा के लाना, कस्टडी में डालना, और सुबह तक उसको फोन तक नहीं देना, वो किसी को कांटेक्ट नहीं करेगा। और सुबह जब मैं राउंड के लिए आ जाऊंगा कि बाकी सब जो कस्टडी में लोग हैं उनके लाइन में उसको खड़ा करो। तो पूरी तैयारी में गए थे। तो रात को ये हुआ तो अभी डीसी भी बोल रहा है, तो स्टेशन इंचार्ज भी डरा हुआ था, उसने कुछ नहीं किया। उसको दिया, बोला नहीं साहब, बोला ठीक है। तो सुबह जब आया तो लाइन में खड़ा था, वो यादवराव पवार परेड कर रहे थे,
तो आगे आकर बोला साहब इतनी क्या जरूरत है, आप बुलाते तो मैं आ जाता, वरदा आगे आकर बोलने ना कोई एक कान के नीचे आवाज निकली, लाइन में खड़ा हो जा, लाइन में खड़ा हो जा। वो चुपचाप लाइन में खड़ा हो गया और ये करके निकल गए। उनको मालूम था इसको जमानत इमीडिएट मिलेगी, उनको मालूम था, लेकिन उन्होंने साइकोलॉजिकल ट्रिक इस्तेमाल की कि 25-30 जो आरोपी वगैरह जो है और पुलिस थाना है उनके सामने इसका इंसल्ट करो। और बात साफ थी, वो तो मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। तो वो किया, उसको जमानत मिल गई, वो मुंबई छोड़कर निकल गया, वापस मुंबई नहीं आया। उसने अपने गुंडों के हाथों यादवराव पवार पर हमला भी किया था, लेकिन वो मुंबई नहीं आया। तो ये साइकोलॉजी होती, ये जिसको समझेगी ना वो ऐसी बातों का एनालिसिस कर सकता है। सीआरपीएफ आने से क्या हो गया, जब 4 गुंडों को आप पिटते हो तो समझ में आता है कि ये डेंजरस है, ये सीधा साधा बात नहीं है। फिर उसने जाके जहांगीर खान जो है उसके दरवाजे पर जाके, आसपास के लोग, इसका घर किधर है इधर है, उधर जाके पब्लिकली उसको धमकाया। तो वो इंपॉर्टेंट होता है, उससे जो साइकोलॉजी बन जाती है। अगर ये जहांगीर को दादागिरी कर रहा है तो साला हम किस खेत की मूली है। इससे भय निकल गया, डर निकल गया। एक बात पहली समझो, जब ये लोग देखते तो बोलते अरे ये तो जाएगा बोल रहा है, लेकिन जहांगीर की हिम्मत नहीं उसके सामने आने की, ना कोई लोकल पुलिस उसको रोक पा रहा है। और जब अमित शाह बोल रहे कि वोटिंग खत्म होने के बाद 3 हफ्ते और सेंट्रल फोर्सेस रहेंगे, तो वो लोग एश्योर्ड हो गए कि डरने की जरूरत नहीं है। और कौन, हम वोटिंग में जाएंगे, हमारा हर एक का चेहरा कहाँ ध्यान में रखने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। तो ये पिछले 3 महीने से सिस्टमेटिकली ये काम हुआ है और उसका परिणाम हम चुनाव में देख रहे हैं। जो रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग हुआ है, दोनों फेज में रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग हुआ, तो उसका कारण वो था कि अब इसमें क्या था, अगर बार बार सुप्रीम कोर्ट में ममता नहीं जाती, चुनाव आयोग के दरवाजे पर धरना नहीं देती और हर बार फेल्यूर नहीं होती, तो लोगों के दिमाग में आया कि चुनाव हो ना हो लेकिन इसके भी ऊपर कोई है, हर जगह ममता की चलने वाली नहीं है। तो मंजरी को हिम्मत आ जाती है, भाऊ को हिम्मत आ जाती है, ओमकार को हिम्मत आ जाती है। कह रहे डरने की इतनी भी जरूरत नहीं है, अगर सामने खड़े हो जाओ तो ये डरता है। तो ऐसे वोटिंग में जो प्रभाव हुआ वो उसका हुआ है। लोग निकल कर आए कि आज इन्होंने यहां आकर हमको इतनी हिम्मत दी है। वो 10 कदम निकल कर आए, वो दिल्ली से यहां आए, तो क्या हम घर से निकलकर आधा किलोमीटर नहीं जाएंगे? बस आधा किलोमीटर जाएंगे तो मामला हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो इससे ये जो साइकोलॉजिकली गेम खेला गया है, इसका इन्होंने अंदाज तक नहीं किया था। ममता समझ रही थी कि कानूनन लड़ाई है, ये होता है। तो मैंने जो बोला कि यादवराव पवार ने उसको वो लाइन में 25 लोगों के खड़ा करके उसके कान के नीचे आवाज निकाली, वो सबसे बड़ा बंदूक या पिस्तौल से बड़ा घातक था। तो ये यहां हो गया और उसका परिणाम हम देख रहे हैं, इतना बड़ी संख्या में वोटिंग हो गया। तो भाव, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कुछ वोटिंग मशीन पे टेप चिपका दिए, 77 बूथ पे वो किया, एक आरएसएस के कार्यकर्ता पे हमला कर दिया। तो वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए सीना चोरी से नहीं जाए, वो करा तो है, ठीक है। देखो वो तो होता है, एक बात समझो, 4 दिन के लिए मास्क लगाने से कोरोना गया नहीं था। पहला लॉकडाउन 50 दिन का था, दूसरा 50 दिन का था, और दूसरा 50 दिन यानी 100 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें ढिलाई दी गई। तो होता क्या है कि जो ऐसे सोचते नहीं, अरे लेकिन उधर तो टेप लगाई, इधर तो 2-3 लोगों को मारा, तो आपको दबाव में रहने की इतनी आदत है
तो थोड़ा भी पॉजिटिव सोचना बंद कर देते हो। ये निगेटिविटी आपको इतनी घेर लेती है, और यही तो ताकत होती है उनकी, यही तो ताकत होती है कि पॉजिटिव क्या हुआ वो आप देखना ही नहीं चाहते। देखो उस कोने में थोड़ा कुछ निगेटिव है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, तो आप पॉजिटिव जिंदगी में नहीं आ सकते। कोई भी आप देखो टीवी पर ऐड लगते, कोई क्लीनलीनेस का कोई लोशन या लिक्विड बेचता है, तो उसमें भी ऐड करते हैं कि पूरा क्लीन नहीं होता, कहीं ना कहीं थोड़ा रह जाता है। ये एडवर्टाइज में बताना कंपलसरी है कि 100% क्लीन नहीं होगा, तो ये कम से कम साइंटिफिक है ना, ये समझ लो। तो कहीं उधर टेप लगाइए, अरे एक जगह अगर रिपोलिंग नहीं हो रही है, लास्ट टाइम 58 लोग मारे गए थे, 300 से ज्यादा वायलेंस हुए थे, उस लेवल का अगर एक भी वायलेंस नहीं हुआ है, तो नहीं उसने तो उसका नाखून काटा। अगर कुछ इतना भी नहीं होता ना, तो बोलने वाले बोलते अरे क्या बात कर रहे हो आप, मैंने देखा कि मंजरी का पति मंजरी का नाखून काट रहा था, क्या वो वायलेंस नहीं है? तो ये जो तरीका होता है ना सोचने का, वो निगेटिविटी में लेके जाता है, आपको पॉजिटिव सोचने ही नहीं देता। इसलिए मैं बोलता हूं, हेडगेवार जैसे आदमी ने 100 साल पहले एक संगठन शुरू किया, क्या उन्होंने ये सपना तक देखा था कि मेरे विचार का कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा? नहीं। अगर नहीं होने वाला है तो क्यों करूं भाई, वो भी घर बैठ जाते, कुछ नहीं होता। देखो आपको निकलना है घर से तो बैग भरनी पड़ेगी, आपके दरवाजे से बाहर निकलना पड़ेगा, अरे इतना लंबा है कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। मैं एक कहानी हमेशा बताता हूं, एक दुबला पतला लड़का था, तुमको बताइए वो कहानी। हाँ, एक दुबला पतला लड़का था और उसका दोस्त था एक मोटू, दोनों जंगल में घूमने जाते, और गलती से एक सूखे कुएं में वो मोटू गिर जाता है। अब क्या करे, उसको निकाल, वो सुनाई अब मैंने। हाँ, पिछली बार सुनाई है। हाँ, तो बात बात ये होती है ना कि तो वो क्या बोलता है, आप में से कोई निगेटिव नहीं था वह, इसलिए मैं पॉजिटिव काम कर पाया। तो सोचने के लिए निगेटिव होना जरूरी नहीं, हो सकता है, हो सकता है से शुरुआत होती है। जी बात। अगर क्या तो क्या नहीं होने वाला है, मुझे मुझे बोलिए कि आपका कोई नजदीकी पेशेंट है, अस्पताल में पड़ा है, बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, आप जाके उसको क्या बताओ, अरे क्या बोलूं तुमको, 50 लोग मेरे दोस्त थे ऐसे ऑपरेशन में थे, नहीं 49 मर गए, ऐसा बोलोगी? क्यों नहीं बोलोगी भाई? 49 तो मरे हैं, सच्चाई है, क्यों नहीं बोलोगी? उसको उस वक्त हिम्मत देने की जरूरत है, और हिम्मत का मतलब पॉजिटिविटी होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन कुछ तो अच्छा हो रहा है। अगर अच्छा हो रहा है वो देखना ही नहीं चाहते, तो आपके जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बात इतनी सीधी सादी होती है। होप होप होता है, एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो जन्म लेने के पहले वो खुद की सांस तक नहीं लेता, ये बात समझो। इस दुनिया में आने के बाद उसका सर्वाइवल का संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसने पहले सांस तक नहीं ली वो सांस लेना शुरू करता है, तो वहां से शुरू हो जाता है। उसको नाम नहीं है मालूम, उसका नाम नहीं, उसके बदन पर कपड़े नहीं, ऐसा बच्चा पैदा होता है, सांस लेने से शुरू करता है। उसको किसने पढ़ाया, किसने उसको सिक्योरिटी दी है, कोई नहीं बात, तो वो शुरू करता है। तो आपको शुरू करना पड़ता है, आपको शुरू करना पड़ता है, बाकी लोग मदद को आते हैं, आपके लिए दूसरा कोई कुछ नहीं करेगा अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे। तो पहली बार बंगालियों को रियलाइज हुआ कि बहुत सारे लोग करने के लिए तैयार है, लेकिन हमको एक कदम उठाना पड़ेगा। तो लोगों ने एक कदम उठाया है, और ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी मैं मानता हूं। तो भाव यहाँ से आप बदलते हुए बंगाल को किस रूप में देखते हैं, और क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके बंगाल के बारे में? मुझे लगता है कि 50% से ज्यादा बीजेपी के वोट होंगे, और अगर वो होते हैं, मेरा अंदाज है, जो कुछ आंकड़े मैंने देखे हैं
मुझे लगता है कि पहली बार बंगाल में कोई एक पार्टी 50% क्रॉस करेगी, और बीजेपी अगर 50% क्रॉस करती है तो बीजेपी के लिए ये दूसरा राज्य होगा जहां बीजेपी 50% क्रॉस करेगी। ये समझो, ये बहुत जरूरी है समझना। जिसके लिए गुजरात को 20-25 सालों से मशक्कत करनी पड़ी, वो बात सिर्फ 10 सालों में बंगाल में हासिल हो रही है हिंदू राष्ट्र के लिए। और जब ये होता है तो मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि मुस्लिम वोट बैंक का मिथक खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। और जब मुस्लिम वोट बैंक का मिथक खत्म हो जाता है तो आहिस्ते आहिस्ते मानो सेक्युलरिज्म के अंत की शुरुआत हो जाती है। दिस इज एंड ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी सेक्युलरिज्म का मतलब हम यहां का सेक्युलरिज्म बोल रहे हो। हमारे यहाँ जिहाद को सेक्युलरिज्म मानते हैं, काफिरों को मारो, या हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म है। तो ऐसे सेक्युलरिज्म का अंत शुरू होने वाला है बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने जीतने के बाद। क्योंकि जितने देश में कहीं भी, यानी कश्मीर के बाद जितने हिंदू पीड़ित नहीं है उतने बंगाल में है, चारों ओर से। फाइनेंशियली है, फिजिकली है, इंटेलेक्चुअली है, स्पिरिचुअली है। तो वहां से जो एक लहर निकलेगी वो देश में फैलती जाएगी। इसलिए मैं बंगाल के बारे में मैं बहुत होपफुल इसलिए हूं कि गुजरात वगैरह ठीक है, गुजरात में ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ, दंगे वगैरह हुए थे ठीक है, लेकिन यहाँ जो 50, देखो एक एक तरीके से बंगाल इंडिया का इजराइल बन सकता है, ये आप समझो। इजराइल 60-70 साल हमेशा वॉर की छाया में जिया है, और उससे जब इजराइल उभरता है तो दुनिया को भारी हो जाता है। तो बंगाल से जो हिंदुत्व उभरेगा वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरेगा। गुजरात का ठीक है, चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र के तरीके से हिंदुत्व का प्रभुत्व एस्टेब्लिश करने के लिए गुजरात की लेबोरेटरी ठीक थी। ये अगले दर्जे की लेबोरेटरी है। यहां से जो हिंदुत्व उभरेगा वो, इसलिए मैंने पिछली इसमें भी बोला था, पिछले पॉडकास्ट में, कि ये बांग्लादेश को भी बदलेगा। क्योंकि ये बंगाल में होने जा रहा है वो बांग्लादेश का बदला है, ये बांग्लादेश का बदला है। अपने लिए तो है ही। मुझे याद आता है कि 1995 के चुनाव में मैं एक पेपर में एडिटर था, तो वोटिंग के दिन जो मैंने एडिटोरियल लिखा था तो मराठी में था, उसका मैंने हेडिंग दिया था, एक सिक्क्यात दोन मते। इसका मतलब एक मुहर में 2 वोट देने आपको। वो कौन से? आप आपका वोट तो देने जाओगे, वो तो आपका वोट है, लेकिन एक बात मत भूलो कि घर में कुछ अच्छा होता है तो हमारे पूर्वज है, मरे हुए, उनकी इच्छा पूर्ति भी हम उस समय कर लेते। तो जो बॉम्ब ब्लास्ट में मरे, जो मुंबई के दंगों में मरे, उनका भी वोट आपको देना है, क्योंकि उनको मारा गया है। वो मरना नहीं चाहते थे और आज भी वोट देना चाहते थे, लेकिन वो आज वोट नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका वोट देने की जिम्मेदारी आप पर है। तो आप एक मुहर लगाओगे लेकिन उसमें 2 वोट होंगे, एक आपका है एक उसका है, तो सोचकर वोट देना। और उस समय के कांग्रेस के 2 मिनिस्टर बाद में मिले थे तो मुझे बोले कि आपके उस एडिटोरियल ने कम से कम हमारी 20-25 सीट हरा दी थी, क्योंकि मुंबई में एक भी कांग्रेस का एमएलए चुनकर नहीं आया था। तो सोचने का तरीका यह होता है कि बंगाली लड़ रहा है, लेकिन बंगाली अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो बांग्लादेश के हिंदुओं के 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश में हैं, उनकी भी लड़ाई लड़ रहा है। और जब ये मेंटालिटी तैयार होती है तो राजस्थान में बैठा हुआ, यूपी में, हिमाचल में बैठा हुआ पाकिस्तानी हिंदुओं के लड़ने के लिए खड़ा होता था। इसलिए मैंने बोला
कि बंगाल का चुनाव बीजेपी जीतेगी, उसके बाद हिंदुओं का एक नया इजराइल जैसा नेशन, यानी वो मेंटालिटी खड़ी हो जाएगी कि हम डरते नहीं, हम डरते नहीं, हम युद्ध से नहीं डरते, हम हानि से नहीं डरते। ये जब मेंटालिटी तैयार हो जाती है ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आज इजराइल अगर नहीं हारता है, इतना सा देश है, 1 करोड़ भी पॉपुलेशन नहीं है, हम तो 140-50 करोड़ है, लेकिन हम क्या बोलते हैं उसको, सुप्तावस्था में। तो अगर जाग जाएगा तो वो डेंजरस होता है, डेंजरस होता है। बोलते हैं ना, चाइना ड्रैगन, ड्रैगन को सोने दो, तो ये ड्रैगन का बाप यहाँ बैठा है। हाँ, ये जाग जाएगा तो नर से नरसिंह बन जाएगा। तो इसकी शुरुआत मैं मानता हूं कि बंगाल में होगी। देखो, सुभाष बाबू थे एक जगह, परम विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है, वो स्पिरिचुअलिटी से लोगों को अवेक कर रहे थे। और दूसरी जगह सुभाष बाबू, खुदीराम वगैरह, वो हाथ में हथियार लेकर निकले थे, वही बंगाल है ना। वो सुप्तावस्था में गया है, ये चुनाव उसको जगा देगा, और जगा देगा तो इंडिया में हिंदुओं का इजराइल खड़ा होगा, ये मेरा मानना है। मैं इसलिए होपफुली देख रहा हूं। मैं सिर्फ बीजेपी की सत्ता आएगी, शुभेंदु होगा कि नहीं, या ममता हारेगी कि नहीं, उस पर मुझे इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि एक ऐतिहासिक मोड़ पर आप जाते हो, हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट पर आप आते हो, तो इतनी छोटी बात नहीं सोचते, बड़ा सोचना पड़ता है। तो जब आप देखते हो तो इसके परिणाम कहां तक ले जाएंगे, कहां तक ले जाएंगे। पूरी दुनिया आज विचलित है, बिखरी हुई है, उसको खड़े करने की जिम्मेदारी किसी ना किसी को उठानी पड़ेगी। और दुनिया में एक ही स्टेबल माइंडसेट वाला देश है, वो है भारत। तो उसको सनातन पर लेके जाना जरूरी है, दुनिया के लिए लेके जाना। और मैं मानता हूं कि बंगाल के चुनाव जीतने से उसकी शुरुआत होगी, देखते हैं क्या होता है। भाऊ, आपकी ओजस्वी वाणी जरूर सत्य सिद्ध होगी। आपका अनुभव भी है, आपका अध्यात्म भी है, आपका आशीर्वाद भी है। वो नर से नरसिंह बनने की प्रक्रिया, मुझे गूज बम्स आ गए थे, इतना अच्छा लगा सुन करके। आशा है नहीं, मैं देखो, एक मंजरी, मैं ये कहानियां नहीं मानता। हाँ, मैं उनको कहानियां नहीं मानता। देखो, एक बात होती है, आप कहानियों का शोध लेते हो, लेकिन उससे बोध भी लेना जरूरी होता है। हाँ, अगर बोध नहीं लोगे तो शोध से क्या मतलब है। ये कहानियां किसी ने बनाई है, और कल्पना बिना सच्चाई के निकलती नहीं है। हम जब मंगल का इंसान वगैरह बनाते हैं ना, पिक्चर बनाते हैं, तो उसको 2 आंखें क्यों होती है? किसने बोला मंगल पर 2 आंखों वाला इंसान है? या जो सजीव होगा वो हमारे जैसा 2 हाथ 2 पांव वाला होता है, क्यों? क्योंकि हमारे सामने वो सच्चाई है। हाँ। तो नरसिंह की जो कल्पना है, वो कल्पना नहीं मानता। अगर नर को आप टॉर्चर करोगे तो उसमें से जो श्वापर निकल आता है, उसको नरसिंह मानता हूं मैं। ब्यूटीफुल। तो ऐसे बंगाल को देखने के लिए और जानने के लिए, उसमें रहने के लिए जो शुरुआत हुई है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद, और ये बताने के लिए आपका धन्यवाद। बाऊ, हम आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।